Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. Today we are going to discuss previous year question for your प्रिजेंट डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस एज वेल एज जितनी भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस है सभी के लिए क्लास मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। जिन लोगों ने अब तक टेस्ट के लिए इनरोल नहीं किया है अभी भी आपके पास समय है, यूटिलाइज कर सकते हो। जिन्हें करना है कोई फोर्स नहीं है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। So the first question in this class, which of this is not an OTC drug? Which of this is not an OTC drug? The first one, acetaminophen. Second one, albendazole. थर्ड वन फिनोबार्बिटल एंड द लास्ट वन ऑन्डेंसेट्रान। तो सबको पता है बेसिक सा क्वेश्चन है। एसिटामिनोफेन दैट इज़ पैरासीटामोल हम गिवन ऑन ओटीसी प्रोडक्ट में दे सकते हैं। सेकेंड वन अल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं एंड ऑन्डेंसेट्रान भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं दे सकते? फिनोबार्बिटल नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। एलिमिनेट करके जाना है आपको, ईजी हो जाएगा। ठीक है, which of the following type of allergic reaction is characterized by the formation of immune complex that and deposit in the tissue leading to the symptoms skin rashes, fever, joint pain and nephritis? So which is the correct one? Type 3 hypersensitivity, type 4 hypersensitivity, type 1 hypersensitivity, and the last one type 3 hypersensitivity. Which is the correct one? तो ये होता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलर्जिक ड्रग रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून complexes that on the deposit in the tissue leading to the system skin rash, fever, joint pain and nephritis? तो ये आता है टाइप थर्ड में। किस में आता है? टाइप थर्ड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Moving to the next question, question number third. Insufflations are the example of which type of dosage form? किसका एग्जाम्पल होता है इंसफ्लेशन? द फर्स्ट वन बल्क सॉलिड इंटरनल, सेकेंड वन बल्क सॉलिड एक्सटर्नल, थर्ड वन यूनिट डोसेज फॉर्म एंड द लास्ट वन बल्क सॉलिड बोथ. Which is the correct one? Insufflation are the example of which type of dosage form? तो किस टाइप में आता है इंसफलेशन? तो ये आता है बल्क सॉलिड डोसेज इंटरनल। किसमें आता है? बल्क सॉलिड इंटरनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following microlide antibiotic is known for its significant drug interaction, particularly with a drug metabolized by the cytochrome P40 system, leading to increase the level of certain medications and potential reverse effect? The first one erythromycin, second one clarithromycin, third one roxithromycin and the last one azithromycin. Which is the correct one? तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। क्या होता है? इरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इसकी लेंथ बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है बट आपको क्या करना है, थोड़ा समझ के सॉल्व करना होता है। ठीक है, द ड्रग एक्स एंड ड्रग वाई, क्या बोला है? ड्रग एक्स एंड ड्रग वाई have a significant pharmacodynamic drug interaction. When used together, drug X potentiate the effect of drug Y, leading to the excessive central nervous system depression. Both drug act on the GABA receptor. Which type of drug is drug Y likely to be? The first one antipsychotic, second one opioids analgesic, third one benzodiazepine and the last one selective serotonin reuptake inhibitor. Which is the correct one? तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज बेंजोडाइजिपिन। क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द 8th एडिशन ऑफ IP रिलीज इन, कब रिलीज हुआ था? 8th एडिशन ऑफ IP फर्स्ट कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1955. सेकेंड कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1966. थर्ड कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1985. फोर्थ कब हुआ? इन द ईयर ऑफ 1996. फिफ्थ कब हुआ? 2007 में हुआ. सिक्स्थ कब हुआ? 1 2 3 4
कुछ छूट गया क्या? देन 6 कब हुआ? 2010 में। उसके बाद 7 कब हुआ? 2014 में। 8 कब आया? 2018 में। और अभी जो लेटेस्ट आया था, कब आया था? 2022 में। कितने एडिशन है टोटल? 9। इसमें से आपको कौन सा पूछा है? नंबर ऑफ 8 नंबर एडिशन पूछा है, जो कि आया था 2008 में। इसका जो सप्लीमेंट होता है वो भी याद रखना है, फर्स्ट का याद रख लेना। सप्लीमेंट कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1960। कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1960। लास्ट क्लास जो हुई थी, मैंने पीसीआई का 1949 लिखा था, बट प्रोनाउंस 1940 कर दिया था। तो पीसीआई कंस्टिट्यूट हुआ है इन द ईयर ऑफ 1949 में ही कंस्टिट्यूट हुआ था, बट प्रोनाउंस करते टाइम 40 बोल दिया। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना, किसी ने पूछा भी था। और इसमें टोटल मोनोग्राफ कितने हैं अभी? इसमें है इन लेटेस्ट में 3152। कितने हैं? 3152। जब फर्स्ट आया था तो इसमें कितने थे? 986 मोनोग्राफ थे। कितने थे? 986 मोनोग्राफ थे। कितने वॉल्यूम होते हैं इसमें? आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको करके जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूएस the orphan drug exclusively lasts for the first one 8 year, second one 5 year, third one 7 year and the last one 6 year. Which is the correct one? ये क्या होता है? ये होता है for the year of last 7 year. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 8. Which of the following medication is commonly used in the management of congestive heart failure, primarily to reduce afterload and improve cardiac output by inhibiting the renin-angiotensin-aldosterone system? The first one, furosemide. Second one, angiotensin converting enzyme. Third one, spironolactone. And the last one, digoxin. Which is the correct one? क्या होता है ये? तो ये होता है ACE इनिबिटर, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल? ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार दिखेंगे कि 300 में कितना होता है, अगर 50 बेड्स रहेंगे तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द बेड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो बेड स्ट्रेंथ मैं इस साइड लिखूंगी एंड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इस साइड में लिखूंगी। द फर्स्ट वन 50 बेड्स के लिए कितने रिक्वायर्ड होते हैं? तो 50 बेड्स के लिए नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 3। कितने? 50 बेड्स के लिए नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं 3। ठीक है। सेकेंड वन 100 अगर बेड का हॉस्पिटल है तो उसके लिए नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 5। कितने? 5। उसके बाद अप टू अगर 200 है तो उसके लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं टोटल 8। कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 8। अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे? 10। और 500 का है तो उसमें कितने होंगे? 15 फार्मासिस्ट। कितने? अगर नंबर ऑफ बेड 50 है तो उनके इस केस में कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद 100 अगर बेड का हॉस्पिटल है तो उसके लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 का है तो 10 फार्मासिस्ट एंड लास्ट 500 का है तो 15 फार्मासिस्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन द 300 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी देखा 300 बेडेड हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे? 10। 8 किस में होंगे? 8 होंगे फॉर 200। ठीक है, 12 किस में नहीं, 15 होंगे हमारे 500 के लिए। गॉट इट? याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ एज वेल बेड स्ट्रेंथ, ये भी आपको करके जाना है। क्या बोला मैंने? रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ, इसका एरिया आपको करके जाना है। पैरेंट्रल में पूछा जाता है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पैरेंट्रल फॉर टैबलेट फॉर कैप्सूल। अगर 700 बेड का अगर हॉस्पिटल है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है 700 बेड वाला, तो फॉर टैबलेट केस में कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, फॉर कैप्सूल केस में कितना रिक्वायर्ड होता है एरिया, ये आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.
According to the updated WHO, ideal for WHO, ideal for the children, the use of chloramphenicol recommended for the first one acute bacterial meningitis, second one dysentery, third one severe pneumonia, and the last one typhoid fever. Which is the correct one? According to updated WHO ideal for children, the use of chloramphenicol recommended for. तो किसके लिए रिकमेंड किया जाता है? तो ये किया जाता है acute bacterial meningitis. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. इसेंशियल ड्रग लिस्ट होता है ideal. क्या होता है? इसेंशियल ड्रग लिस्ट. इसेंशियल क्या होता है? सॉरी, ECL क्या होता है? ये भी आपको पूछेंगे. EDL क्या होता है? ये भी आपको पूछेंगे. ये जो EDL ECL वाली क्लास है अभी अभी मैंने टेलीग्राम पर सेंड की है. तो जो भी आपका टॉपिक ECL एंड EDL के रिगार्डिंग बचा हुआ है अभी भी आप उस क्लास से कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, अभी जितना हो सकता है इस क्लास में कवर अप करती हूँ. तो EDL क्या होता है? EDL होता है इसेंशियल ड्रग लिस्ट. क्या होता है? इसेंशियल ड्रग लिस्ट. और ECL क्या होता है? इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट. क्या होता है? इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट. जो फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन, किसके लिए? ड्रग लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन वॉज पब्लिश इन 2007. कब आया था? 2007 में आया था. और फर्स्ट EDL कब पब्लिश हुआ था? तो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1997. कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1997. ठीक है. EDL for children was published in the year of 2007 and first ECL published in the year of 1997. EDL क्या होता है? Essential Drug List. and ECL क्या होता है? Essential Consumable List होता है. फर्स्ट EDL में कितने ड्रग्स थे, कितने मेडिसिन एंड वैक्सीन थे? तो फर्स्ट EDL जब आया था तो उसमें टोटल थे 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन. कितने? 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन. किस में? EDL इसेंशियल ड्रग लिस्ट में. अभी जो 2022 का आया था इसमें टोटल कितने ड्रग थे? टोटल मेडिसिन एंड वैक्सीन कितने थे? तो टोटल मेडिसिन एंड वैक्सीन थे 384. कितने थे? 384. ये EDL जो होता है एवरी 2 ईयर के बाद क्या होता है? रिवाइज होता है. कितने? एवरी 2 ईयर के बाद रिवाइज होता है. बाय किसके? तो बाय होता है WHO एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा. ठीक है, बाय WHO एक्सपर्ट कमेटी. ओके. और आपको ये भी पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, एक मिनट. मॉडल लिस्ट फॉर क्या था क्वेश्चन? मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कंप्राइजेस ऑफ क्लासेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कितने होते हैं? इसमें टोटल क्लासेस होते हैं 27. कितने? 27. द मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कंप्राइजेस ऑफ टोटल 27 क्लासेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. और GMP के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस दिखेगा इसमें. तो GMP क्या? GMP कम्स अंडर विच टाइटल? तो ये होता है 21 CFR. CFR क्या होता है? कोड फेडरल रेगुलेशन. यही होता है ना CFR. GMP कम्स अंडर विच टाइटल. ठीक है. उसके बाद बस यही, बाकी सब जो है सारा आपको EDL एंड ECL क्लास जो आपको मैंने अभी अभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड की है उससे आप करा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज़ नॉट मीन फॉर द ओरल यूज़. देखिए, टैबलेट हम ओरली ले सकते हैं, ड्रॉप्स ले सकते हैं एंड कैप्सूल ले सकते हैं, बट सपोजिटरी ओरल है क्या? नहीं. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. सपोजिटरीज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which class of antidepressant is known for its dual mechanism of action inhibiting the reuptake of both serotonin and norepinephrine, and it's often used in the treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder? The first one, SSRI, that is सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर. इसके फुल फॉर्म भी आपको पूछे जा सकते हैं तो आपको पढ़ना है. अगर आप पढ़ते हो ना रिपीटेडली तो आ जाता है. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर. सेकेंड वन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, दैट इज TCAS. थर्ड वन,
MOI, that is monoamines oxidase inhibitor, and the third one serotonin non-epinephrine reuptake inhibitor. So which is the correct one? क्या होता है ये? तो ये होता है that is serotonin non-epinephrine reuptake inhibitor, that is SNRIs. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 13. Requirement of guideline on clinical trial for the import and manufacture of new drug is mentioned in. किस में होता है ये क्लिनिकल ट्रायल? स्केड्यूल सी किसके लिए होता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट. यम किसके लिए होता है? फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस. ए में क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू. एंड वाई में क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल. वाई किसके लिए होता है? क्लिनिकल ट्रायल के लिए. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. रजिस्टर फार्मासिस्ट मीन्स. क्या होता है रजिस्टर फार्मासिस्ट? पर्सन नेम इज एंटर रजिस्टर्ड आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स रिलेटेड टू द फार्मेसी प्रोफेशन. सेकेंड वन, पर्सन नेम रजिस्टर्ड इन ऑल स्टेट. थर्ड वन, पर्सन नेम entered in the college register after the completion of the course. And the last one, person name is entered in the register of state where he is carrying out the profession. Which is the correct one? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स क्या होता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है a person name is entered in the register of state where he is carrying out the profession. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 15. Which of the following is a type of drugstore? The first one, modern drugstore. Second one, pharmaceutical center. Third one, super prescription drugstore. And the last one, public service drugstore. Which is the correct one? So which of the following is a type of drugstore? इसमें होता है फार्मास्यूटिकल सेंटर. ड्रग स्टोर पूछा है तो ये क्या होता है? फार्मास्यूटिकल सेंटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 16. The Central Council shall pay the remunerations and allowances for all members of Pharmacy Council of India was amended in. ठीक है. The first one, the Pharmacy Amendment Act in the year of 1986. Second one, the Pharmacy Amendment Act in the year of 1940. Third one, amended in the year of 1976. And the last one, Pharmacy Act 1948. पूछा क्या है? Shall pay the remunerations and allowances for all member of Pharmacy Council was amended in. So which is the correct one? तो ये हुआ था Amendment Act in the year of 1976. कब हुआ था? In the year of 1976. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 17. Question number 17. When was the Drug and Cosmetic Act established? कब हुआ था Drug and Cosmetic Act established? Sorry for noise. When was the Drug and Cosmetic Act established? कब establish हुआ था Drug and Cosmetic Act? कब आया था? तो ये आया था इन द ईयर ऑफ 1940. कब आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1940. उसके बाद 1948 में क्या आया था? इन द ईयर ऑफ 1940 क्या आया था? फार्मेसी एक्ट आया था एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट आया था. क्या आया था? फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. इन द ईयर ऑफ 1930 क्या आया था? तो 1930 में आया था डेंजरस ड्रग एक्ट. क्या आया था? डेंजरस ड्रग एक्ट. इन द ईयर ऑफ 1940 आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. 1930 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. नेक्स्ट 1990 में आया था पॉइजन एक्ट. क्या आया था? पॉइजन एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 1970 में क्या आया था? 1970 इसमें आया था पेटेंट एक्ट. क्या आया था? पेटेंट एक्ट, इंडियन पेटेंट एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट 1954 में क्या आया था? इन द ईयर ऑफ 1954 तो 1954 में आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. क्या आया था? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. 1955 में, ये 54 है, 34 मत कर लेना. ठीक है. 1954 क्या आया था 1954 में? तो इसमें आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. ठीक है.
द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1954। 1955 में क्या आया था? तो 1955 में आया था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। क्या आया था? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्या आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन द ईयर ऑफ 1971। ठीक है। उसके बाद 1994 में क्या आया था? तो 1994 में आया था न्यू ड्रग पॉलिसी। क्या आया था? न्यू ड्रग पॉलिसी। 1995 में क्या आया था? तो इसमें आया था डीपीसीओ एक्ट। क्या आया था? डीपीसीओ। इसमें आया था डीपीसीओ 1995। और 1985 में क्या आया था? तो 1985 में आया था एनडीपीएस, दैट इज नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1985। 1995 में आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, दैट इज डीपीसीओ एक्ट। और 1857 जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है, 1857 क्या है? ओपीएम एक्ट। क्या है? ओपीएम एक्ट। ठीक है, सारे रिवाइज हुए। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1940। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्टैंडर्ड टू बी complied with imported drug is mentioned in. With imported drug is mentioned in. The first one Schedule H, second one Schedule A, third one second schedule to the act, and last one first schedule to the act. Which is the correct one? So standard to be complied with imported drug is mentioned in. किस में मेंशन किए गए हैं? तो ये मेंशन है इन सेकेंड schedule to the act. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है, ये आपको करके जाना है। द परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। द फर्स्ट वन आई थिंक मैंने कल वाली जो लास्ट क्लास है उसमें भी इसको रिवाइज किया था। द फर्स्ट वन 100 ppm, second one 0.1 ppm, third one 10 ppm, and the last one 1 ppm. So the permissible limit of solid content in water for injections होता है, क्या होता है? ये होता है 10 ppm। क्या होता है? 10 ppm। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ये सोलूट सॉल्वेंट वाला जो डिसोल्यूशंस है आपको याद रखना है, कल वाली क्लास में भी मैंने रिवाइज किया था। ठीक है, वेरी सॉल्युबल में क्या आता है? तो वेरी सॉल्युबल में आता है लेस देन 1। उसके बाद फ्रीली सॉल्युबल में क्या आता है? तो फ्रीली सॉल्युबल में आता है 1 to 10 पार्ट। सॉल्युबल में क्या आता है? तो सॉल्युबल में आता है 10 to 30 पार्ट्स। कितना? 10 to 30। स्पैरिंगली सॉल्युबल में क्या आता है? 30 to 100, 30 से लेके 100 तक। उसके बाद स्लाइटली सॉल्युबल में आता है 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक। उसके बाद वेरी स्लाइटली सॉल्युबल में क्या आता है? 1000 से लेके 10,000। और इनसॉल्युबल में क्या आता है? मोर देन 10,000। ठीक है, मोर देन 10,000। गॉट इट? ये भी आपको याद रखना है। सो विच इज़ द करेक्ट वन? द परमिसेबल लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन द वाटर फॉर इंजेक्शंस होता है 10 ppm। कितना होता है? 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द पर्सन हु इज़ नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिल। The person who is not a ex officio members of joint state council. The first one the registrar of SBC. Second one the officers in charge of drug control organizations of each participating state. Third one the government analyst of each participating state. Last one the chief administrative medical officers of each participating state. Which is the correct one? The person who is not ex officio, not पूछा है, not a ex officio member of joint state council, तो कितना होता है? ये होता है that is ये क्या होता है? तो ये होता है the officer in charge of drug control organizations of each participating state. Option B is the correct one. Next question, क्वेश्चन नंबर 21। हॉस्पिटल फार्मेसी से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हॉस्पिटल फार्मेसी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पूछा है। द फर्स्ट वन
hospital dispensing area, second one central dispensing area, third one patient care area, and the last one direct patient care area. Which is the correct one? So which is not the level of responsibility of hospital pharmacy, तो ये होता है central dispensing area. Option B is the correct one. Next question, question number 22. Which of the following drug is long acting insulin analog used to manage the diabetic patients, providing the steady and prolonged effect? तो इनमें से जो prolonged effect provide करता है उसको आपको बताना है. The first one insulin glargine, second one regular insulin, third one insulin lispro, and the last one insulin aspart. तो which is the correct one? तो ये क्या होता है? ये होता है इंसुलिन ग्लार्जिन. क्या होता है? इंसुलिन ग्लार्जिन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो एक बार इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी रिवाइज कर लेते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन भी. सो द फर्स्ट क्लास इंसुलिन. इंसुलिन में इंसुलिन कितने टाइप में डिवाइड होता है? टोटल 4 टाइप में. इंसुलिन कितने टाइप में डिवाइड होता है? टोटल 4 टाइप में. फर्स्ट आता है हमारा रैपिड एक्टिंग. फर्स्ट क्या आता है? रैपिड एक्टिंग. इसे ही बोला जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. रैपिड को ही क्या बोला जाता है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है लिस्प्रो, सेकेंड वन एस्पार्ट, एंड थर्ड वन होता है ग्लूलिसिन. क्या होता है? लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन. किस में आता है? रैपिड एक्टिंग में. किस में आता है? रैपिड एक्टिंग में. या फिर इसे ही बोला जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. क्या बोला जाता है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. क्या आता है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन. क्या आता है? रेगुलर इंसुलिन. थर्ड वन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. क्या आता है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में क्या आता है? तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन. क्या आता है? इंसुलिन जिंक सस्पेंशन. और इसे ही बोला जाता है लेंटे. क्या बोला जाता है? लेंटे. और सेकंड आता है एनपीएच, दैट इज न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन. क्या आता है? एनपीएच. किस में आता है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में. फर्स्ट आता है हमारा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसे हम लेंटे भी बोल सकते हैं. और सेकंड आता है एनपीएच, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन. और इसे ही बोला जाता है आइसोफेन इंसुलिन. क्या? आइसोफेन इंसुलिन. ठीक है. और लास्ट वाला जो होता है ये होता है लॉन्ग एक्टिंग. क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में आता है प्रोटामाइन जिंक सल्फेट. क्या आता है? प्रोटामाइन जिंक सल्फेट. उसके बाद आता है इंसुलिन ग्लार्जिन. उसके बाद आता है डिग्लूडैक. एंड लास्ट आता है डिटेमिर. क्या आता है? डिग्लूडैक एंड डिटेमिर. याद रहेगा, प्रोटामाइन जिंक सल्फेट, इंसुलिन ग्लार्जिन, देन डिग्लूडैक एंड डिटेमिर. ये आता है लॉन्ग एक्टिंग क्लास में. इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है हमारा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसे हम लेंटे भी बोलते हैं. एंड सेकेंड वन आता है एनपीएच, दैट इज़ न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, और आइसोफेन इंसुलिन भी बोला जाता है. शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन. एंड फर्स्ट रैपिड और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है लिस्प्रो एस्पार्ट एंड क्या? ग्लूलिसिन. ठीक है. इसमें टोटल अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. ए में होते हैं टोटल 21 अमाइनो एसिड्स एंड बी में कितने होते हैं? 30 अमाइनो एसिड. ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं. ठीक है. इसमें आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन फॉर इंटरनल यूज आर कॉल्ड. आसान क्वेश्चन से. माउथ वॉश, सिरप, एलिक्सर, गार्गल. विच इज द करेक्ट वन? So, clear pleasantly flavor hydroalcoholic preparation for internal use, that is known as elixir. क्या कहेंगे उसे? Elixir. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 24. Total number of nominated member of DTAB. कल रिवाइज किया था ना इसे.
टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ DTAB. तो कितने होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर इन द DTAB? The first one 4, second one 5, third one 8 and the last one 6. तो total number of nominated member in DTAB कितने होते हैं? ये होते हैं 5. इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स याद रखना है. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 5 होते हैं एंड इलेक्टेड मेंबर भी 5 होते हैं. क्या क्या बोला अभी तक मैंने? DTAB में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं टोटल 8, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं टोटल 5 एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं टोटल 5. कितने होते हैं? 5. बस एक्स ऑफिशियो मेंबर याद करना है 8 और जो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये होते हैं 5. ठीक है. और जो PCI एंड SBC दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल में PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होते हैं. कितने होते हैं? 3 होते हैं. ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है. नेक्स्ट, रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन USFDA फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग. द फर्स्ट वन CBER, सेकेंड वन BLA, थर्ड वन CDER and last one IND. So relevant regulatory body in USFDA for the approval of drug, ये क्या होता है? ये होता है that is क्या? CDER. क्या होता है? CDER. ऑप्शन C is the correct one. एक बार मैं आपको कंट्री एंड उसके नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रिवाइज कर देती हूँ. ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो द फर्स्ट वन USA. द फर्स्ट वन लेंगे हम USA. इसके नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? तो USA की क्या है? FDA. USA की क्या है? FDA दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है आपको. USA की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. UK की क्या होती है? UK की होती है MHRA. क्या होती है? MHRA दैट इज क्या होता है? मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी. क्या होता है? मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी. गॉट इट? किसके? UK. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद नेक्स्ट वन ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है रेगुलेटरी बॉडी? तो ऑस्ट्रेलिया होती है TGA. क्या होती है ऑस्ट्रेलिया की? TGA. क्या होता है TGA? तो TGA होता है थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है? थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. किसका होता है? ऑस्ट्रेलिया. किसके? ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद इंडिया. इंडिया की क्या होती है? तो इंडिया की होती है CDSCO. क्या होती है? CDSCO. इसका हेड ऑफिस का है CDSCO. इस इंडिया की होती है CDSCO दैट इज़ क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है? इंडिया की. किसकी होती है? इंडिया की. ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है दैट इज DCGI. रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइस एंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अभी कौन है? यह है डॉक्टर मनसुख मंडाविया. कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया. और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यह है डॉक्टर राजीव सिंह. क्या है? राजीव सिंह रघुवंशी. डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी. ठीक है, बस इतना याद रखना है रिगार्डिंग
CDSCO। CDSCO क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए बना है? ये इंडिया के लिए बना है। इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ तक पहुँचे हम? इंडिया तक पहुँचे। उसके बाद कनाडा। तो कनाडा के लिए क्या होता है? कनाडा के लिए होता है कनाडा के लिए क्या होता है? HPFB। क्या होता है? HPFB, दैट इज हेल्थ प्रोडक्ट एंड फ्रूट। इसमें सॉरी एक ये होता है TDP। इसमें क्या होता है? TDP होता है जो थेरापेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टर होता है इन द हेल्थ प्रोडक्ट एंड फूड ब्रांच। इन द हेल्थ प्रोडक्ट एंड फूड ब्रांच, थेरापेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट इन द हेल्थ प्रोडक्ट एंड फूड ब्रांच ऑफ हेल्थ कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या होता है? यूरोप के लिए क्या होता है? EMA। क्या होता है? EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। क्या होता है? यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के लिए होता है EDQM। यूरोपियन यूनियन के लिए क्या होता है? EDQM। EDQM क्या होता है? ये होता है यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। क्या होता है? यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। ये होता है यूरोपियन यूनियन के लिए। ठीक है, उसके बाद जापान के लिए क्या होता है? जापान के लिए क्या होता है? तो जापान के लिए होता है PMDA। क्या होता है? PMDA, दैट इज क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी। क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी। ठीक है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के लिए क्या होता है? तो स्विट्ज़रलैंड के लिए बस स्विस याद रखना है आपको, स्विस। स्विट्ज़रलैंड के लिए स्विस मेडिक। क्या याद रखना है? स्विस मेडिक। किसके लिए होता है? स्विट्ज़रलैंड के लिए होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्विस एजेंसी फॉर थेरापेटिक प्रोडक्ट। क्या होता है स्विट्ज़रलैंड के लिए? स्विस मेडिक होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्विस एजेंसी फॉर थेरापेटिक प्रोडक्ट। उसके बाद सिंगापुर के लिए होता है HAS। सिंगापुर के लिए क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी HAS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्थ साइंस अथॉरिटी। हेल्थ साइंस अथॉरिटी। न्यूजीलैंड के लिए क्या होता है? इसके लिए होता है मेडसेफ। क्या होता है? मेडसेफ न्यूजीलैंड के लिए। तो न्यूजीलैंड के लिए मेडसेफ्स होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूजीलैंड मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस सेफ्टी अथॉरिटी। क्या होता है? न्यूजीलैंड मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस सेफ्टी अथॉरिटी। अब तक टोटल मैंने 11 बताए हैं। USA जो कि FDA के लिए होता है, UK MHRA, ऑस्ट्रेलिया TGA, इंडिया CDSCO, कनाडा HPFB, यूरोप EMA, यूरोपियन यूनियन EDQM, जापान के लिए PMDA, स्विट्ज़रलैंड के लिए स्विस मेडिक, सिंगापुर के लिए HAS एंड न्यूजीलैंड के लिए मेडसेफ। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज ECL? अब ये भी देखा था, ECL क्या होता है? इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ परचेस ऑर्डर? First one digital purchase order, second one blanket purchase order, third one standard purchase order, and the last one temporary purchase order. Which is the correct one? So the which is not पूछा है तो not type of purchase order में आता है temporary purchase order. ठीक है, temporary purchase order. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 28. The license for restricted sale of the drug other than those specified in the schedule C, C1 and X आर इशू इन द फॉर्म नंबर। किस फॉर्म में इशू होता है? द फर्स्ट वन 21A, सेकेंड वन 20B, थर्ड वन 20, सेकेंड वन 20, थर्ड वन 20B एंड द लास्ट वन 20F। विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है 20A में। किस में होता है? 20A। एक बार सेल ऑफ ड्रग के लिए जो भी लाइसेंस नंबर फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड होते हैं
वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए स्केड्यूल एक्स के लिए क्या होता है, यहाँ लिखूँगी रिटेल, यहाँ लिखने वाली हूँ होलसेल, ठीक है। तो इन केस ऑफ रिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है फॉर्म नंबर 20F। क्या रिक्वायर्ड होता है, 20F। स्केड्यूल एक्स की बात कर रही हूँ रिटेल की, तो इसमें होता है रिक्वायर्ड 20F और इसमें रिक्वायर्ड होता है 20G, होलसेल के लिए 20G। इन केस ऑफ स्केड्यूल एक्स ड्रग की बात कर रही हूँ। सेकेंड, एक सेकेंड, स्केड्यूल एक्स यहाँ रिटेल और यहाँ पे होलसेल, ठीक है। यहाँ रिक्वायर्ड होगा आपका 20F, यहाँ रिक्वायर्ड होगा आपका 20G। इन केस ऑफ स्केड्यूल सी, C1 एंड एक्स की बात करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन, जो कि आपके किस में पूछा है, यहाँ पे अदर देन था क्या, नहीं था, तो इसमें देखेंगे अदर देन। इसमें स्केड्यूल सी, C1 एंड एक्स अदर देन, तो इसमें आता है 20 और इसमें होलसेल में होता है 20B। क्या होता है, 20B। उसके बाद सी एंड C1 में यहाँ रिक्वायर्ड होता है 21, यहाँ रिक्वायर्ड होता है 20B। और यहाँ पे पूछा है स्केड्यूल सी, C1 एंड एक्स। क्या पूछा है, स्केड्यूल सी, C1 एंड एस, ठीक है। सो ये वाले आपको याद रखना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी आपको पूछा जाता है, एक बार बता देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ग्रांट लाइसेंस एंड एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये बताऊंगी। सी, C1 एंड एक्स अदर देन, सी, C1 एंड एक्स अदर देन, तो एप्लीकेशन नंबर होता है 24 एंड ग्रांट नंबर होता है 25। ये एप्लीकेशन और ये ग्रांट, ठीक है। सी, C1 एंड एक्स अदर देन 24, 25। उसके बाद सी, C1 एंड एक्स स्पेसिफाइड, सी, C1 एंड एक्स स्पेसिफाइड, तो इसमें होता है 27B, इसमें होता है 28B। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके सर के ऊपर से जाएगा ये सब, इसलिए साथ में पढ़ना होता है। उसके बाद सी, C1 नॉट एक्स, सी, C1 नॉट एक्स, इसमें होता है एप्लीकेशन नंबर 27 एंड ग्रांट नंबर होता है 21। उसके बाद ये हुआ आपका। उसके बाद ABCD याद रखना है आपको, ABC आपको याद रखना है। ए से याद रखना है आयुर्वेदिक, ए से क्या याद रखना है, आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक का जो होता है ये आता है 24D एंड 25D। इसमें आता है, ये होता है एप्लीकेशन, ये होता है ग्रांट, ठीक है। ये होता है एप्लीकेशन, ये होता है ग्रांट, तो इसमें आता है ये 24D और 25D। उसके बाद इसमें ए में ही याद रखना है आपको होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के बाद होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में आता है 24C एंड यहाँ होता है 25C, ठीक है। उसके बाद बी से याद रखना है आपको ब्लड बैंक, क्या याद रखना है, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में होता है 27 एंड 28। इसमें आपको ब्लड बैंक में ही याद रखना है पैरेंट्रल, पैरेंट्रल में आता है 27D एंड 28C, 27D एंड 27D एंड 27C पैरेंट्रल में याद रखना है आपको, ठीक है। सॉरी 27D, 27, 28D। उसके बाद सी फॉर कॉस्मेटिक, सी फॉर कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक में क्या याद रखना है आपको, कॉस्मेटिक में याद रखना है आपको एप्लीकेशन नंबर इज़ 31 एंड ग्रांट नंबर इज़ 32। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो क्या होता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, विच इज़ द करेक्ट वन, रिकॉर्डर प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम कंजम्पशन। सेकेंड वन, रिकॉर्डर लेवल प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन। थर्ड one, recorder level plus recorder quantity upon minimum consumption. And the last one, recorder level plus recorder quantity minus minimum consumption. So what is the formula for calculating maximum stock level? कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कैलकुलेट किया जाता है रिकॉर्डर लेवल प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी,
रिकॉर्डर लेवल प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन. क्या होता है फॉर्मूला? रिकॉर्डर लेवल प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. याद रहेगा, एल प्लस क्यू माइनस सी. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. विच इज द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट? Which is the general responsibility of hospital pharmacist? First one, record and billing. Second one, conduction of educational program. Third one, to coordinate overall pharmaceutical needs. And the last one, pharmacovigilance. Which is the correct one? So the general responsibility of hospital pharmacist होता है to coordinate overall pharmaceutical needs. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 31. Which of these is not associative medical service? The first one, blood bank. Second one, radiology service. Third one, nursing service. And the last one, social service. Which is the correct one? So which is not an associated medical service? इसमें आता है social service. क्या आता है, क्या नहीं आता है? ये होता है सोशल सर्विस. ये नहीं आता है. बाकी नर्सिंग सर्विस, रेडियोलॉजी सर्विस एंड ब्लड बैंक आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट? द फर्स्ट वन, फॉर्माल्डिहाइड. सेकेंड वन, इथेनॉल. थर्ड वन, सोडियम स्टीरेट. एंड द लास्ट वन, फिनॉल. विच इज द करेक्ट वन? सो विच ऑफ दिस सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट? तो ये होता है सोडियम स्टीरेट. क्या होता है? सोडियम स्टीरेट. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 33. The C in CGMP refers to, बहुत बार पूछा गया है. तो ये क्या होता है? ये होता है करंट. क्या होता है? करंट. ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. और इससे याद आया मुझे, आपको ABC एनालिसिस, ABC और VED दोनों करके जाना है और EOQ इसका फॉर्मूला भी करके जाना है. आपको ये बताना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है. ABC में क्या होता है, टोटल का कॉस्ट कितना रिक्वायर्ड होता है. देन VED में वाइटल का क्या रोल होता है, ED का क्या रोल होता है. ठीक है, सारा आपको एक्सप्लेन करना है इन दिस क्लास. इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ABC एनालिसिस का A मीन्स क्या होता है, इसमें टोटल कॉस्ट कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना क्वांटिटी आपको मिलता है, टोटल परचेस कितना होता है, ये सब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट, पेनाल्टी फॉर द फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन द फर्स्ट कन्वेंशन. The first one, ₹1,000 fine. Second one, 6 month imprisonment. Last 1 year imprisonment with a 10,000 fine. And the last one, 500 fine. तो कितना होता है? ये होता है 500 रुपीज़ का फाइन होता है अगर आप फॉल्स क्लेम करते हो एज टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. ये फर्स्ट वाला है. ठीक है. विच ऑफ द क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर्स एंड इंक्लूड द मेडिकेशन सच एज. क्या इंक्लूड होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक, एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर. तो क्या यूज होगा इसमें? सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये होगा ACE इनहिबिटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स इज जनरली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल फारिंजाइटिस, strep throat due to its ability to eradicate Streptococcus pyogenes? The first one, penicillin. Second one, माइक्रोलाइट. थर्ड वन, सेफेलोस्पोरिन. इसका क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लास्ट वन, टेट्रासाइक्लिन. सो विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज़ पेनिसिलिन. क्या होता है? पेनिसिलिन. आई थिंक किसी क्वेश्चंस में आपको पेनिसिलिन V एंड पेनिसिलिन G दोनों में से एक कुछ पूछा है. तो पेनिसिलिन V क्या होता है, पेनिसिलिन G क्या होता है, बहुत बार रिपीट किया है, आपको बताना है पेनिसिलिन V क्या होता है अब, और पेनिसिलिन G भी बताना है. नेक्स्ट, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. तो कितना रिक्वायर्ड होता है मिनिमम एरिया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन? तो कितना रिक्वायर होता है? ये होता है 150 स्क्वायर मीटर. कितना रिक्वायर्ड होता है? 150 स्क्वायर मीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड? लीगल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड एंड बजटिंग रिकॉर्ड. विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड? तो बजटिंग रिकॉर्ड कोई टाइप नहीं है,
टाइप ऑफ रिकॉर्ड का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन फॉर वैक्सीन? कितना होता है स्टोरेज कंडीशन वैक्सीन के लिए? और आपको स्टोरेज कंडीशन पूछा जाता है बहुत बार। अभी वैक्सीन का कितना होता है? तो वैक्सीन का होता है 36 टू 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 36 टू 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। आपको बता देती हूँ कि कोल्ड स्टोरेज कितना होता है, कोल्ड टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, वार्म टेम्परेचर कितना होता है, एक्सेसिव हीट कितना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज की। तो कोल्ड स्टोरेज में कितना रिक्वायर्ड होता है? तो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कूल टेम्परेचर में जो टेम्परेचर मैनेज किया जाता है वो होता है 8 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 8 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर क्या होता है? तो रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन द वर्किंग एरिया अकॉर्डिंग टू वर्किंग एरिया होता है। देन वार्म टेम्परेचर क्या होता है? तो वार्म टेम्परेचर होता है 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। और एक्सेसिव हीट क्या होता है? तो एक्सेसिव हीट होता है अबव 40 डिग्री। कितना? अबव 40 डिग्री। ये भी आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट वन reviewing MHI and other relevant patient info, second one prescribing of drug, third one labeling of container, and the last one receiving a prescription. So which is the correct one? प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो इसमें प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, सो इसमें हमने टोटल कवर अप किए हैं 40 क्वेश्चंस जो कि आपके TCS एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं। अभी जो आपका DM या DHS जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करके जाना है। ठीक है, और जो जो टॉपिक आपको बताए हैं उसको आपको लिखना है, कवर अप करना है। ठीक है, और एक बात, क्लास को क्या करना है आपको? लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लाइक शेयर कर देते हो आज ही, तो नेक्स्ट आज ही TCS का सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चंस और आपको आज ही मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।